हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है खेलोराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये किस्सा 2007 का है। एक विक्टिम जो थी इस केस की, वो अपने घर में सो रही है अपनी 4 साल की बच्ची के साथ। रात के 11:30 बजे हैं और खेलोराम घर में घुस आते हैं। वो विक्टिम के साथ फिजिकली एंगेज होने की कोशिश करते हैं, उसे टच करते हैं, उसे किस करने की कोशिश करते हैं, उसकी बाह पकड़ लेते हैं। वो रेजिस्ट करती है और खेलोराम बाइट्स हर ऑन हर चीक। अब वो शोर मचाती है और उस विक्टिम के ब्रदर इन लॉ अंदर आ जाते हैं, बार्जेस इन द रूम। नाउ सीइंग ऑल दिस कमोशन, खेलोराम एलोप्स, ही फ्लीज। एफआईआर फाइल की गई, criminal trespass, assault with intent to outrage modesty, hurt, and then there was this one more section, hurt using dangerous weapon. अब हुआ क्या, केस जब आगे बढ़ा, ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने खेलोराम को सारे चार्जेस पे कन्विक्ट कर दिया। जब ये सेशंस कोर्ट में अपील लेकर गए तो सेशंस कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए सारे चार्जेस के कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया। अब खेलोराम हाई कोर्ट में अपील ना फाइल करके रिवीजन पिटिशन फाइल कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस केस का एक्चुअल जो कहानी है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो शुरू होती है। अब इश्यूज जो आए हाई कोर्ट के सामने, उनमें से एक इशू ये भी था कि भाई रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन का स्कोप कितना है। क्या हाई कोर्ट रिविजन पिटिशन में या रिविजन पिटिशन को एंटरटेन करने के दौरान एविडेंस को री एग्जामिन या री एप्रिशिएट कर सकता है? समथिंग दैट दे कैन ओनली डू इन द कैपेसिटी ऑफ एन appellate court, can they exercise the same power in the capacity of a revisional court? This was one issue. Credibility of evidence was another issue. केस में ब्रदर इन लॉ जो था, जो कि एक अहम विटनेस था, वो आधा हॉस्टाइल हो गया था। मतलब पार्टली उसने एडमिट किया था, द की इंसिडेंट ही एडमिटेड कि खेलोराम आया, वो शोर मचा रही थी, वो भागता हुआ मैंने देखा उसे, है ना। तो ही एडमिटेड टू द की इंसिडेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, बट ही टर्न्ड हॉस्टाइल टू अदर फ्यू डिटेल्स ऑफ द केस, ठीक है। अब इस विटनेस की टेस्टिमनी को कितना रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि ये की विटनेस था, है ना। तो इसकी टेस्टिमनी के किस हिस्से को रिलाई किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने दोनों ने इसकी टेस्टिमनी को एक अहम टेस्टिमनी माना था। तीसरा, जो कि इस केस का एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये कि क्या दांतों को डेंजरस वेपन माना जा सकता है? वुड ह्यूमन टीथ be counted or be labeled as deadly weapon under section 324 IPC, ठीक है। अब कोर्ट ने रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन पे कहा कि रिविजनल पावर जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या फिर सीआरपीसी में, वो बहुत लिमिटेड है। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स को करेक्ट कर सकता है, इलीगैलिटी को या फिर किसी परवर्सिटी को करेक्ट कर सकता है, लेकिन एक एपेलेट कोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता और एविडेंस को इसलिए रीएप्रिशिएट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों ही एक ही वो फाइंडिंग पे अग्री कर रहे हैं। दे आर बोथ अग्रीइंग टू द सेम कंक्लूजन दैट दिस पर्सन बी कन्विक्टेड ऑफ ऑल द चार्जेस एलिजिड। देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस एज इट इज। एविडेंस और टेस्टिमनी पे हाई कोर्ट का जो जजमेंट या फिर फाइंडिंग था वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब विक्टिम का जो टेस्टिमनी है वो क्लियर है। उसने एफआईआर में एक शी स्टेटेड, शी हैड हर ओन वर्जन, तो शी स्टेटेड ऑल ऑफ दैट एफआईआर के दौरान। फिर उसने अपनी टेस्टिमनी ट्रायल कोर्ट में भी दी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी दी, फिर उसने हाई कोर्ट वो सेशंस कोर्ट में भी अपनी टेस्टिमनी दी। ऑल थ्रू आउट शी वाज कंसिस्टेंट एंड क्वाइट क्लियर एज टू व्हाट हैपेंड। शुरू से लेकर एंड तक वो एक ही चीज को एलेज कर रही थी और एंड तक वो वही एलेज करती रही। उसने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो ब्रदर इन लॉ था, उसकी जो टेस्टिमनी थी वो थोड़ी हॉस्टाइल हो गई थी। मतलब ही डिड एडमिट टू द की फैक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन और द केस, बट ही टर्न्ड हॉस्टाइल टू अनदर पार्ट। अब हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, हम जिस एक्सटेंट तक इसकी टेस्टिमनी को एडमिट कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही,
Just because he is not agreeing to stuff that he agreed before doesn't mean that his entire testimony is to be thrown away. No, उसकी टेस्टिमनी का एक हिस्सा अभी भी बहुत अहम है और उस अहम हिस्से को यूज करना गलत नहीं है ना। ना उसको मतलब सेशंस कोर्ट ने उस टेस्टिमनी को यूज करके या ट्रायल कोर्ट ने उस टेस्टिमनी को एडमिट करके कुछ गलत नहीं किया है। कॉन्ट्रडिक्शंस की भी एक कहानी आई थी या कॉन्ट्रडिक्शन भी एक सवाल था। द पॉइंट वाज कि अक्यूज का कहना था कि विक्टिम अपनी कहानी को इम्प्रूव करती चली गई है। मतलब एलिगेशन जब उसने पहली बार इनिशियली जब लगाया एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन में to saying something in the trial court before the judge and then reiterating the same thing before the sessions court, she has improved her version. जैसे she is now adding some key details to her entire story. जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पहले वो कुछ भूल गई थी और उसे याद आता जा रहा है और वो अपनी स्टोरी को बेटर करती जा रही है और क्लैरिटी से और कन्विक्शन से अपनी कहानी बयां कर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर इसे आप एडमिट नहीं कर सकते। अब हाई कोर्ट का कहना था कि देखिए अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसे प्रूव करने के लिए सेक्शन है। सीआरपीसी में वो सेक्शन 162 हुआ करता था। तो देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन इन द प्रोसीजरल लॉ जहां पे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस को प्रूव करना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एग्जामिन करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एग्जामिन नहीं हुआ और इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शंस को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। अब डेडली वेपन पे आ जाते हैं जो कि इस केस का एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है भी। ट्रायल कोर्ट ने 324 पे खेलो राम को कन्विक्ट कर दिया, सेशंस कोर्ट ने इस कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया। अब क्वेश्चन यही है, आर टीथ रियली डेडली वेपन? कोर्ट ने प्रीसिडेंट्स को रिव्यू किया है। जैसे शकील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2004 का केस है, वहां पे इस बात को रखा गया था कि ह्यूमन टीथ को इंस्ट्रूमेंट्स नहीं माना जा सकता फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 324 आईपीसी। डेडली वेपन का मतलब है एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि नाइव्स, गन्स, समथिंग शार्प, एक्सप्लोसिव्स, इवन एनिमल्स फॉर दैट मैटर, दे कैन बी लेबल्ड एज वेपन्स। बट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जैसे फिस्ट्स, फीट, टीथ, they are not external instruments and they cannot be treated as instruments or weapons for the purpose of section 324. बाइटिंग से चोट लगती है तो बाइटिंग हर्ट है, लेकिन बाइटिंग टीथ को यूज करके की जाती है और टीथ वेपन में नहीं आते, इसलिए बाइटिंग will not satisfy the charge under section 324 which is hurt causing deadly weapon. ठीक है, तो वर्डिक्ट सेम रहा, सारे चार्जेस को अपहोल्ड कर दिया गया एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर चार्ज सेक्शन 324 का, इसे हटा दिया गया। इस पे ही वाज एक्विटेड, रेस्ट ऑल द चार्जेस वर कंफर्म, तो सेंटेंस अकॉर्डिंगली कम कर दिया गया। अब देखिए ये डायरेक्ट है, मतलब दिस इज अ डायरेक्ट केस, देयर इज नो इंटरप्रिटेशन और क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इट। हर्ट से रिलेटेड केस में या फिर व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग हर्ट, जब आप हर्ट पे जवाब लिखते हैं तो आप बहुत सारे नुआंसेस को, आपको सारे ही नुआंसेस को ऐड करना पड़ेगा उसके, है ना। डेडली वेपन से हुआ, एक्सप्लोसिव से हुआ, एसिड से हुआ, एक्सेट्रा। तो उस जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप अपने आंसर को और कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे हैं, तो ये केस सीधा इनकॉर्पोरेट हो जाता है कि भाई डेडली वेपन्स की डेफिनेशन में या इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन में क्या आएगा, व्हाट वुड बी हर्ट यूजिंग डेडली वेपन्स, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड केस, लेटेस्ट केस है, इंटरेस्टिंग है एंड यू कैन यूज इट। अगले केस पे आ जाते हैं अपने, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। सेक्शन 324 अब सेक्शन 118 बन चुका है। 118 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील्स विद द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, ठीक है। तो जो 324 और 326 हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया है, कंबाइन कर दिया है बेसिकली। डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं 138 एनआई एक्ट के केस पे। The name of the case is H.S. Oberoi Buildtech Private Limited and others versus Messrs. MSN Wood Tech. अब केस का बैकग्राउंड क्या था? अब 138 का केस है तो चेक बाउंस ही हुआ होगा, तो यही हुआ। MSN Wood Tech ने कंप्लेन फाइल करी अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट, ठीक है, अगेंस्ट H.S. Oberoi और उनके डायरेक्टर्स। अब कैच क्या है कि 138
और 142 कंबाइंड, मतलब 138 में ऑफेंस है, 142 में प्रोसीजर है। तो ऑफेंस के अकॉर्डिंग अगर इनसफिशिएंट फंड्स होने के कारण चेक बाउंस हो गया है तो आप सबसे पहले डिमांड नोटिस भेजते हैं 30 दिन का, फिर 15 दिन और वेट होता है, एंड देयर हैज टू बी अ फेलियर टू पे द डिमांड विद इन 15 डेज आफ्टर सेंडिंग द नोटिस, और फिर इसके बाद आप केस कर सकते हैं, एंड दैट केस हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। दैट इज व्हाट 138 रिक्वायर्स, कि ये टोटल 45 दिन जो है, इनके बाद आपके पास 30 दिन और है केस फाइल करने के इन द कोर्ट, और आप फिर लीगली पैसे को रिकवर करवा सकते हैं विद अप्रोप्रिएट पेनल्टीज एंड ऑल। अब यहाँ पे कैच क्या था कि 30 डे का जो लिमिटेशन था वो पार हो गया था। वुड टेक ने 35वें दिन पे कंप्लेन को लॉन्च किया इंस्टेड ऑफ द 30th डे दैट द एक्ट रिक्वायर्स। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि इस डीले को कंसिडर ही नहीं किया, कॉग्निजेंस भी ले लिया और समन्स भी इशू कर दिए। मिस्टेकनली उन्होंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया कि भाई जो कंप्लेंट है वो विद इन टाइम फाइल की गई है। हाई कोर्ट पे जब ये केस पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड कर दिया, और जब इस बात को अक्यूज ने सामने रखा कि भाई द कंप्लेंट वाज इन फैक्ट बियॉन्ड लिमिटेशन, ये तो इट इज एन एरर ऑन द फेस ऑफ इट, आपको इसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, कोर्ट के पास पावर होती है, कोर्ट जो है डीले को कंडोन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 142B विच इज अ प्रोवाइजो, और फॉर्मल कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट सेड, कि जब कोर्ट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पर आता है, व्हेन द कोर्ट इज डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू फॉरगिव डिले फॉर, तो उसमें उन्हें एक फॉर्मल अपॉलॉजी की, फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इफ दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ डिले हुआ है तो वो दे कैन condone the delay without any application. अब appellant ने कहा कि भाई ये गलत है, this is not right, you are arbitrarily creating a law which is not there, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब लीगल क्वेश्चन यही है कि भाई ये 30 दिन की जो लिमिटेशन दे रखी है सेक्शन 142B में, क्या इसे बिना किसी फॉर्मल नोटिस के एंटरटेन किया जा सकता है? इसके डीले को क्या बिना किसी फॉर्मल नोटिस के कंडोन किया जा सकता है? दैट इज व्हाट द एंटायर इशू इन दिस केस इज। अब कोर्ट ने कहा कि देखिए कंप्लेंट को 30 दिन में फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर उसे लेट फाइल किया गया है तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लेंट वैलिड नहीं हो जाती है। इनफैक्ट cause of action ceases to exist, it expires. That is what the law says. Condonation possible है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में न्याय मांगने आए हैं, रिलीफ सीख करने आए हैं तो लॉ आपके साथ हार्श एटीट्यूड अडॉप्ट करेगा और आपको बाहर निकाल देगा जस्ट बिकॉज यू वर लेट। ऑफ कोर्स नॉट, लॉ विल एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी बट यू नीड टू फॉर्मली अप्लाई फॉर दैट अपॉलॉजी। तो कोर्ट डिले को कंडोन कर सकते हैं, बट देयर इज एन एंटायर प्रोसेस विच इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आप डिले को नोट करेंगे कोर्ट, राइट? उसके बाद कंप्लेनेंट जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा टू एक्सप्लेन द सफिशिएंट रीजन फॉर अप्लाइंग लेट, और फिर उन सफिशिएंट रीजंस को एग्जामिन करके, कंसिडर करके अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो उस सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करके वो कॉन्डोनेशन डिले को डिले का कॉन्डोनेशन अलाउ करेगा, एंड देन द कॉग्निजेंस वुड बी टेकन एंड देन द समन्स would be issued. That's how the procedure goes. That's what law says. Condonation cannot be presumed. Law automatically forgive नहीं कर देता एक व्यक्ति को जो कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, लिमिटेशन को ट्रांसग्रेस करके एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। लिटिगेशन cannot be left पेंडिंग इनडेफिनेटली। आप लिटिगेट करने के राइट को इनफाइनाइट या इंडेफिनेट नहीं कर सकते, देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप समवेयर। तो एक सेपरेट कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन अगर नहीं फाइल किया गया है तो ये एक एरर है, और इस एरर को अगर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है तो द कोर्ट हैज अडॉप्टेड एन इलीगल राउट। दे हैव नॉट done what law tells them to do, they have in fact created their own procedure which is illegal. ठीक है, वर्डिक्ट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर समन्स भी कॉश कर दिए, कॉग्निजेंस भी कॉश कर दिया। अब अगर आप वाकई सफिशिएंट रीजन था आपके पास डिले का तो उसे एक्सप्लेन कीजिए, और वो रीजन अगर
रैशनल हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि कॉग्निजेंस लेना है या नहीं। सिंपल केस है लेकिन इंटरेस्टिंग केस है। सेक्शन 138 142 पे, हालांकि एनआई एक्ट अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमली रेलेवेंट एक्ट नहीं है, मतलब नॉट इन ऑल स्टेट्स, लेकिन कुछ स्टेट्स में है, और जिन स्टेट्स में है वहां पे 138 और 142 कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली लाइक ऐसा पहले वाले केस में जैसे आप उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, देयर इज नो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड, इस केस में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, यू कैन जस्ट यूज इट सिंपली। ठीक है, कि कॉन्डोनेशन मतलब जब आप सेक्शन समझा रहे हैं, प्रोसीजर समझा रहे हैं, प्रोवाइसो समझा रहे हैं, तो आप उसमें समझाएंगे कि भाई ऑटोमेटिकली लॉ फॉरगिव नहीं करता, लिमिटेशन, और लिमिटेशन में भी यूज हो सकता है इनफैक्ट ये। अगर आप इसके क्रिएटिव एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो आप लिमिटेशन में भी इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये सिंस इट इज सेक्शन स्पेसिफिक और लॉ स्पेसिफिक, बट ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी और बाय वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन मेनी केसेस कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। तो ये आपके हुनर पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इनको साइट कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई सिंसियरली होप कि आपको ये केसेस समझ आए, मैं क्या इन केसेस का क्या बैकग्राउंड था, क्या लॉ था, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू आल्सो अंडरस्टूड हाउ टू साइट दीज केसेस। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लीव कीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। और अगले अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।